नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगे एक कहानी को पढ़ेंगे जो कि राजेंद्र बाला घोष, जिसको हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें। देखिए, ये जो कहानी है पत्र शैली में लिखी गई है और इसमें जो नायिका है वह चंद्रदेव से बात करती हुई हमें दिखती है। वह वहाँ के शासन प्रणाली पे व्यंग करती है और तुलना करती है कि जो आपका डिपार्टमेंट है चंद्रलोक का या देवलोक का, उसमें तुलना करके बताती है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे राजेंद्र बाला घोष, जिसको हम बंग महिला के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इस कहानी में नायिका द्वारा चंद्रदेव को एक पत्र लिखा गया है जिसमें तत्कालीन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपको डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपको गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी भाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते, अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा देना। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णकांत तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरस स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन या मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करेंगे। वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूरी से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बार को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं।
इस भ्रमर में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जैसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना तो आवश्यक ही उचित है। यहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्रदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का पटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी ही जान पड़ती है। यहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कनन को भी मात दे रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व योत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभवतः है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निर्जय उज्ज्वल विपु में कलंक की कालिमा लेकर करके कलंकी शशांक, शशधर, शशालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस फालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे?
शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रह होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह शास्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य दीपावासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि पेल्लू महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो यहाँ से उनको निकाल कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद लें। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष सरस्वती 1904 में प्रकाशित। तो देखिए, ये व्यंग विधा में लिखी गई कहानी है और इसमें व्यंग के माध्यम से चंद्रदेव से यह बातें जो नायिका कर रही है और अपने शासन व्यवस्था को बता रही है कि जो वहाँ का राजतंत्र है, वहाँ पे जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं वह किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं, वहाँ की प्रजा पे अन्याय कर रहे हैं, वहाँ के जितने भी मतलब जनता है उसको किस प्रकार से शोषित कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है वह अपने कहानी के माध्यम से बताना चाहती है और ये जो कहानी है इसको प्रथम कहानी की श्रेणी में रखा जाता है और बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। इनका जो असली नाम है वह राजेंद्र बाला घोष। इनका जो जन्म है 1882 में हुआ था। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस कहानी को आप हो सके तो एक बार पढ़िए। इस कहानी की जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ जाइए और भी नए फैक्ट्स और नई चीज़ों को पढ़ने के लिए साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर
कंटेंट चाहिए तो टेलीग्राम पे बहुत सारा उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाके रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप सब यहाँ तक जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।